चलिए अब हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। इसके पहले हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखे। मॉड्यूल नंबर 1 भी कंप्लीट कर दिए। आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जितना हो सके आप करते रहिए, ठीक है। जब तक आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। और आपको एक और बात बता दें, अगर ये सब न्यूमेरिकल का आप प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके होते हैं तो आपको हम कुछ थ्योरी का भी पोर्शन करवा देंगे जो जो इम्पोर्टेंट होगा। एग्जाम के एक दिन पहले गैप मिलता है आपको पढ़ने के लिए। इनफैक्ट 2 दिन मिल जाता है, क्योंकि 10 बजे से एग्जाम है तो 1 बजे तक एग्जाम होगा। उसके बाद का टाइम हो गया, फिर कल होकर टाइम हो गया। ये सब टाइम में आपको हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, थ्योरी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ, बशर्ते आपका ध्यान रहे कि न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तब आप फ्री होकर थ्योरी पे थोड़ा सा कमांड कर पाएंगे, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 में फ्लेक्सुरल स्ट्रेस में एक बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें क्या है, आपको न्यूमेरिक इसका फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, समझ लेना है। फॉर्मूला कैसे क्या है उसको समझ के क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजीली बन जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे साथ करके। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस में कुछ कंसेप्ट की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन ये 1-2 पॉइंट ऐसे ही बता देते कि प्योर बेंडिंग क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग क्या होता है। तो प्योर बेंडिंग की बात करें तो जहां पे शियर फोर्स 0 हुआ होगा, जहां पे शियर फोर्स नहीं, शियर फोर्स ही 0 है। जैसे मान लीजिए कोई जैसे अभी बनाते थे पीछे शियर फोर्स डायग्राम, तो कुछ इस टाइप का बनता था या इस टाइप का बनता था या इस टाइप का बनता था। तो शियर फोर्स बने ही ना, एक लाइन बने सिर्फ, ठीक है। शियर फोर्स एक क्या हो, सिर्फ लाइन हो और उसका बेंडिंग मोमेंट बने, तब शियर फोर्स 0 होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग किसे बोलते हैं, तो जब उसमें शियर फोर्स प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर बीम है तो इसका रिएक्शन RA कितना हो गया, P हो गया, ठीक है। और इसकी बात करें तो P हो गया, ठीक है। पॉजिटिव A हो गया, B हो गया, तो ये आपका हो गया शियर फोर्स, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, P इंटू एल, तो क्या हो गया, PL हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स भी प्रेजेंट है, तब इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी बीम में कैसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एजम्पशन होता है। जैसे RCC के लिए कुछ अलग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉम के लिए कुछ अलग है, ठीक है। तो अलग अलग स्टील के लिए कुछ अलग होता है। तो हम अभी सॉम पढ़ रहे हैं तो सॉम के लिए बताया जा रहा है। सॉम में कैसे होता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका बीम है, ठीक है। ये आपका क्या है, बीम है। ये छोटा, ये सब कंसेप्ट का जरूरत नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत जान लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बीम हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब बीम कैसा दिख रहा है, तो स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन जोन। C लिखा हुआ है मतलब कंप्रेशन जोन लिख लीजिएगा आप, ठीक है। कंप्रेशन जोन है ये। और नीचे क्या है, टेंशन जोन है, ठीक है। नीचे क्या है, टेंशन है, T से टेंशन। तो कंप्रेशन जोन टॉप पे आता है कंप्रेशन और बॉटम में आता है टेंशन, ठीक है। कंप्रेशन मतलब दबाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, टेंसाइल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बात करें हम क्या, टॉपिक मेरा क्या था, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो कंप्रेशन पे टॉप में भी मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन की बात करें तो ये भी टॉप पे मैक्सिमम होगा और बॉटम में भी मैक्सिमम होगा। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो M इज लेस देन और इक्वल टू M बाई। M क्या है, अप्लाइड मोमेंट है, M बाई क्या है, यील्ड मोमेंट है। तो चलिए इतना जान गए कि टॉप पे और बॉटम पे क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन होता है। उसके बाद अब हमको इस सब की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमको क्या है, फार्मूला ये वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला यही है, ठीक है। ये अगर आप समझ गए, ये आपको याद हो गया, इससे सारा क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, जो अभी ऊपर देख रहे थे प्योर बेंडिंग क्या है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग M/I सिग्मा बटा बाई E अपॉन R। इसमें कोई दिमाग लगा लेंगे कि सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई/I कर देंगे और क्या है, सिग्मा बटा M, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो इसका है लिखा हुआ वही सीरीज रहेगा, ठीक है। कोई इसको नहीं है कि सब तो बराबर है तो हम तो आगे पीछे करके भी याद कर ले, तो नहीं, इसको ऐसा ही याद करना है, M/I सिग्मा बटा बाई E अपॉन R, ठीक है।
एम बटा आई सिग्मा अपन बाई ई अपन आर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, तीनों इक्वल होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी जस्ट दो क्वेश्चन करवाएंगे, इतना आसान क्वेश्चन लगेगा आप कभी सोच नहीं सकते। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए, लिख के ले जाइए, जैसे भी ले जाइए, क्वेश्चन को समझिएगा, लगेगा कि इस फॉर्मूला पे बनने वाला है, फॉर्मूला को यूज कीजिए, बनाइए। देखिए अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन करवा के दिखाएंगे। अब पहले टर्म समझ लेते हैं कि एम क्या है। तो एम है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सारा चीज गिवन रहेगा, एक कोई गायब कर देगा जिसको निकालना है, बस इतना ही काम है इसका। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा क्या है, तो बेंडिंग स्ट्रेस, ये सब चीज तो पहले सिग्मा देख ले हैं। ई को भी आप वाकिफ होंगे पहले से, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये भी आपको पता होगा कि जैसे रेक्टेंगल है तो मान लीजिए डी डेप्थ का है, तो न्यूट्रल एक्सिस कितना, ये कितना होता है, dy2 हो जाता है ना। अगर मान लीजिए इसकी ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल की बात करें तो ये क्या होता है, ऊपर से 2h/3 होता है, नीचे से क्या होता है h/, चौड़ा तरफ क्या होता है, जैसे हम अभी पीछे पढ़ रहे थे तो l/3 बताते थे ना, तो यहाँ h हाइट ले रहे हैं तो h/3, इधर क्या हो गया 2h/3, तो यही हो गया बाई का वैल्यू होगा। ठीक है, बाई का वैल्यू। अच्छा मान लीजिए अभी सबके तो बताइए, रेक्टेंगल का बता दिए, ट्रायंगल का बता दिए। मान लीजिए सर्कल रहेगा तो सर्कल का डायमीटर कितना होता है, d होता है, तो इसका आधा करिएगा तो क्या होगा d/2, ऊपर d/2, तो ये बाई का वैल्यू हो गया। r क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें दिया हुआ है कि ए स्टील वायर ऑफ 20 mm डाया इज बेंड इनटू ए सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 10 मीटर, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁶ kg/cm², देन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर। एक स्टील का वायर है जिसका डायमीटर कितना है, 20 mm डाया का है। ठीक है, वो बेंड किया जा रहा है सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 10 मीटर में। ठीक है, तो रेडियस आर का वैल्यू दे दिया कितना, 10 मीटर। अच्छा उसके बाद क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 2 × 10⁶ kg/cm²। तो सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो 10 × 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ था, डाया दिया हुआ था, तो डाया दिल है मतलब कितना है डायमीटर, इसका डायमीटर देखिए इस तरह से डायमीटर इसका है, डायमीटर कितना है बाबू, 20 mm डाया का है। एक सेकेंड, तो ये तो है, तो इसको क्या कर दे हम सर्कुलर डाया था ना, तो डाया था, तो ये क्या आपका हो गया, एक सेकेंड, ये तो डी, इसका भी डायमीटर कितना हो जाएगा, डी, तो डी का आधा के बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, d/2, यानी बाई का वैल्यू क्या हो गया, d/2। उसके बाद आपको क्या निकालने बोला है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, तभी जस्ट पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, m/I सिग्मा/बाई और E/R पढ़े थे। इसमें जरूरी नहीं कि तीनों का यूज हो, कितना का यूज से निकल जाएगा, तो हम यही दोनों लगाएंगे तो निकल जाएगा। सिग्मा का वैल्यू निकालना है, बाई का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू भी मालूम है, बस लगाइए यहाँ सिग्मा/बाई E/R। सिग्मा का वैल्यू निकालना है, ये बाई इन्हें भागा में तो हो गया गुना में, ई × बाई/R। ई का वैल्यू 2 × 10⁶, बाई का वैल्यू कितना था 1, क्योंकि 20 mm का डाया था, तो आधा करेंगे तो कितना हो गया 10 mm, इसको सेंटीमीटर में न बदलना है तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी 1 हो गया। अब अटा रेडियस का वैल्यू कितना था 10 मीटर, तो उसको सेंटीमीटर में बदल दिए, सबको सेंटीमीटर में कर दीजिए, तो यही मैक्सिमम कितना हो गया 2 × 10⁻³ kg/cm²। यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए माइल्ड स्टील सेक्शन ऑफ विड्थ 120 mm, 120 mm का है और थिकनेस उसका 10 mm है, इज बेंड इनटू आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। 10 मीटर के रेडियस में इसको क्या करना है, मोड़ना है। ठीक है, तो ये 10 मीटर है, यानी ये कितना हो जाएगा, किसमें है सब देख लीजिए, mm में है, तो इसको mm में बदलने के लिए 10 के पावर मतलब 1000 से गुना कर देना होगा। ठीक है, ये रेडियस का वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि एक ये क्या था, माइल्ड स्टील था जिसका सेक्शन कितना था 120 mm विड्थ था और 10 mm क्या था, थिकनेस था। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, जब बी और डी दे दे तो BD/12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो BD/12 यानी 120 × 10⁻³ 12, यानी आई का वैल्यू आ गया, रेडियस का वैल्यू आ गया।
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 2 गुने 10 के पावर 5 और रेडियस का वैल्यू तो मिल ही गया। तब हमको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्योर मोमेंट निकालना है, मोमेंट का वैल्यू निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए, एम बटा आई और क्या दिल है, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिल है, ई का वैल्यू दिल है तो ई अपॉन आर वाला लगाएंगे। सिग्मा का वैल्यू का कोई यहाँ जरूरत ही नहीं है, बाई का वैल्यू का यहाँ कोई जरूरत है, वो वाला हटा दिए। यानी हमको ई ही दोनों से निकल जाएगा, एम अपॉन आई, आई अपॉन आर। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, एम अपॉन आई, ई अपॉन आर। तो एम का एम इजकल टू हो जाएगा ई गुनी आई अपॉन आर। तो ई का वैल्यू हो गया 2 गुनी 10 स्क्वायर 5, आई का वैल्यू हो गया 10 के पावर 4। यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 12 से 12 कट गया, 10 बार में 3 पावर 3 यहाँ, 1 पावर यहाँ, 10 के पावर 4। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, एम के पावर 4 होता है। यही यहाँ पे पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, सभी का आंसर हो गया। मोमेंट कितना हो गया, 2 गुने 10 के पावर 5 और न्यूटन इंटू एम, क्योंकि सबको किस में कन्वर्ट कर दिए थे, एम में कन्वर्ट कर दिए थे। ठीक है, चलिए कितना आसान क्वेश्चन था, इससे कभी प्रॉब्लम हो सकता है। अब उससे भी आसान है सेक्शन मॉडुलस, जिसको हम लोग जेड का वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो इसको देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, बहुत ही आसान लगेगा, जो अभी पढ़े ना उससे भी आसान लगेगा ये। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट में।